हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। और कथन 2, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। कथन 3, इसे स्वीकार करने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी केवल सारे मतलब एक दो तीन सारे सत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक और तीन सत्य हैं। पहला और तीसरा सत्य है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये लोकसभा के नियम 198 के तहत आता है। लोकसभा के नियम 198 के तहत जो लोकसभा में नियम होते हैं उसमें 198 के तहत 198 नंबर के नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अविश्वास प्रस्ताव किसके प्रति लाया जाता है? मंत्रिपरिषद के प्रति लाया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और इसे स्वीकार करने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दल बदल क्वेश्चन नंबर 2, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यदि कोई नामांकित सदस्य सदन में अपनी सीट ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह अयोग्य हो जाता है। कथन 2, यदि कोई निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती। ऑप्शन 3, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय सदन की पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन सारे सत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और तीन सत्य हैं। पहला वाला और तीसरा वाला सत्य हैं। यदि कोई नामांकित सदस्य सदन में अपनी सीट ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह अयोग्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। और दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है। और जो कथन नंबर 2 है, यदि कोई निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, तुरंत रद्द हो जाती है उसकी सदस्यता। जब कोई निर्दलीय चुना गया सदस्य राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है, तुरंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत के नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के लिए 35 वर्ष चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, और जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं पंचायत में, वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी। जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में है ट्राइब्स, कौन है, ट्राइब्स हैं। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है और 10वीं सूची में है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून, ठीक है। अनुसूचियों को याद रखने का एक बेस्ट तरीका है SPORTS, स्पोर्ट्स, DLLADPM, स्पोर्ट्स DLLADPM, ये AD है। S से हो गया तुम्हारा स्टेट्स, क्या हो गया, स्टेट से। P से हो गया पेमेंट, O से हो गया ओथ, S से स्टेट्स राज्य, P से पेमेंट मतलब वेतन भत्ते, O से ओथ हो गया, ओथ मतलब शपथ, R से हो गया राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसके अनुसार है ये। T का हो गया ट्राइब्स मतलब जाति, जनजातियां, और S से हो गया स्पेशल ट्राइब्स है। T से ट्राइब्स है, S से स्पेशल ट्राइब्स है। 6 में जो अनुसूची 6 में है जो विशेष जनजातियां हैं उनका है। D से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन 7वां, L से हो गया लैंग्वेज 8वां, L से हो गया 9वां लैंड रिफॉर्म, लैंड वाला, ठीक है। AD से हो गया तुम्हारा एंटी डिफेक्शन दल बदल, P से हो गया पंचायत, M से हो गया म्युनिसिपल, ठीक है। ये अनुसूचियां याद रखने का बेस्ट तरीका है और हमारा राइट आंसर था 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये हमने कहां से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। और हमने अमेरिका से और क्या लिखा है? प्रस्तावना के शब्द ले रखे हैं हमने भारत, हम भारत के लोग, ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से ले रखे हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका ले रखी है, और न्यायिक पुनरावलोकन ले रखा है, और राष्ट्रपति को महाभियोग हो गया, और उपराष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से ले रखा है, ठीक है। यहीं पे बात की जाए ब्रिटेन की, ब्रिटेन से हमने ले रखा है विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ले रखी है, और द्विसदनी व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ले रखी है, ठीक है, और भी हैं। और सोवियत संघ की बात की जाए यहीं पे, तो सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य ले रखे हैं, ठीक है। कहाँ से ले रखे हैं? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से ले रखे हैं, ठीक है। और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ले रखे हैं, डीपीएसपी हमने ले रखा है आयरलैंड से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने आयरलैंड से ले रखी है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन और इसके किसी भी रूप में आचरण की को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी और अनुच्छेद 18। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन और इसके किसी भी रूप में आचरण को प्रतिबंधित करता है, जो अनुच्छेद 17 है, ठीक है। तो यहीं पे बात की जाए अनुच्छेद 15 की, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। और 16 में कहा गया है लोक नियोजन में विषय, जो लोक नियोजन के विषय हैं उसमें अवसर की समानता मिलेगी सबको, ठीक है, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में हो गया अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 18 हो गया उपाधियों का अंत है, ठीक है। और जो अस्पृश्यता विरोधी निवारक अधिनियम है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब का है? ये 1955 का, 1955 का है
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के स्थगन और संसद के सत्रावसान के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, स्थगन केवल सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जबकि सत्रावसान केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन बी, स्थगन से सदन के समक्ष लंबित विधेयक और अन्य सभी नोटिस समाप्त हो जाते हैं, जबकि सत्रावसान से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, स्थगन पूरे सत्र को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान केवल एक बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए समाप्त करता है। ऑप्शन डी, दोनों प्रक्रियाओं की शक्तियां पूरी तरह से केवल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति में निहित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो स्थगन है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए। ठीक है। और जो सत्रावसान है ये केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है पूरे सत्र को समाप्त करने के लिए। ये हमारा ऑप्शन ए सही है। स्थगन, ऑप्शन बी देखेंगे हम, स्थगन से सदन के समक्ष लंबित विधेयक और अन्य सभी नोटिस समाप्त हो जाते हैं, जबकि सत्रावसान से विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लंबित विधेयक और अन्य सभी नोटिस समाप्त हो जाते हैं, ये गलत है, ये समाप्त नहीं होते हैं। कुछ नोटिस और कुछ विधेयक समाप्त हो जाते हैं, पर कुछ नोटिस कुछ विधेयक समाप्त हो जाते हैं, पर सभी नहीं होते हैं। ठीक है। और स्थगन पूरे सत्र को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान केवल एक बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए समाप्त करता है। ये उल्टा बोल दिया इसने। स्थगन में होता है कि कुछ घंटों या दिनों के लिए समाप्त होता है, और सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त करना है। ठीक है। और दोनों प्रक्रियाओं की शक्ति पूरी तरह से केवल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में होती है। बिल्कुल गलत। स्थगन हमेशा पीठासीन अधिकारी करेगा और सत्रावसान हमेशा राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल हैं? कथन 1, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। कथन 2, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। कथन 3, अंतर्राज्यीय जल विवाद। 4, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित विवाद। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3। ऑप्शन सी, केवल 2, 3, 4। ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। कौन से ऐसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ऐसे विवादों को पहचानिए। ठीक है। कौन से ऐसे विवाद? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। और 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी मूल अधिकार क्षेत्र में आएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, ये आर्टिकल जो ये मूल क्षेत्राधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 131 में है, 131 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में केवल केंद्र और राज्यों या राज्यों के आपसी कानून विवाद शामिल होते हैं। ठीक है। तो जो अंतर्राज्यीय जल विवाद और संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव हैं, इस चुनाव से संबंधित तो पहले सर्वप्रथम इनको कहाँ शामिल किया जाता है? हाई कोर्ट में किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट में। और जो चुनाव संबंधी मामला है, ये चुनाव आयोग देखेगा सर्वप्रथम। जब इनसे इसका निपटान नहीं किया जाता है, तो तब ये सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। पहले इनका निपटारा हाई कोर्ट करेगा। ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद और ये संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विवाद, पहले इनका निपटान हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल की विधेयकों को सुरक्षित रखने
की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्यपाल के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है? राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है वो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए, यदि विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के विरुद्ध हो। ऑप्शन बी, यदि विधेयक देश के व्यापक राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो। ऑप्शन सी, यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। ऑप्शन डी, यदि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। और जो ये हैं, यदि विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो के विरुद्ध हो, ऑप्शन ए, और यदि विधेयक देश के व्यापक राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो, ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी, यदि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ऑप्शन सी। ये तीनों जो है इनको भी सुरक्षित रख सकता है वो, पर कौन सी शक्ति है उसके पास? विवेकाधीन शक्ति है, जो आर्टिकल 200 के अंतर्गत आते हैं। विवेकाधीन शक्ति के तहत इनको विचारार्थ रख सकता है वो राष्ट्रपति के लिए। पर जो ये हाईकोर्ट की स्थिति में खतरे में डालता है, विधानमंडल कोई ऐसा अधिनियम पारित कर दे जिससे हाईकोर्ट की स्थिति को उसमें खतरे में डाल दे, कि संवैधानिक स्थिति को खतरे में डाल दे या उसकी शक्तियों को कमजोर करने वाला वो विधेयक होगा, तो राज्यपाल के लिए यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, और संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक हुई और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव, जो वो है अपना क्या है प्रस्तावना है, उसको पारित किया था 13 दिसंबर को। प्रस्ताव रखा था मतलब 13 दिसंबर को, और वो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।